झारखंड में जेबीकेएसएस की कार्यशैली से सभी पार्टियों की नींद उड़ी है, इसमें क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, कहीं ना कहीं जेबीकेएसएस एक आम व्यक्ति की जरूरत बन के आई है। जैसे अभी मैं अगर पिछले 6 महीने का रिपोर्ट कार्ड प्रेजेंट करूं, हालांकि मैं चाहता हूं कि ये काम हमको ना मिले, क्योंकि ये काम होता है किसी मजदूर की डेथ होती है और कंपनी को तालाबंद किया जाता है और मुआवजा की बात आती है। तो लगभग हम लोग 30 को रिजल्ट दिए हैं, लगभग 10 लाख, 12 लाख, 15 लाख, 16 लाख मुआवजा दिलाए हैं। आप उसी गांव में चले जाइए जहां मजदूर को मुआवजा मिला है, उससे 10 साल पहले भी मुआवजा मिला था, लेकिन 50,000 माने 25,000। तो आखिर मुआवजा में डिफरेंस क्यों हुआ? इसलिए हुआ कि जब आंदोलन होता था तो गेट जाम आगे होता था, मजदूर की डेड बॉडी आगे होती थी, लेकिन विधायक जी की एंट्री पीछे से होती थी। वो 4 लाख 5 लाख लेते थे, 50 शेर मजदूर को देते थे। लेकिन जेबीकेएसएस ने एक नया रास्ता दिखाया है कि जेबीकेएसएस मीडिया के साथ एंट्री करती है, एकदम फेसबुक में लाइव एंट्री करती है। वो कहीं ना कहीं आम व्यक्ति की हम लोग जरूरत बने हैं। अभी कल की बात करें, एक माता का फिर कोयला खदान में धंसने से डेथ हुआ, उनको भी नियोजन मुआवजा जो भी मिला, तो कहीं ना कहीं आंदोलन चल रहा है। कुछ दिन पहले 3 महिलाएं डेथ कर गई थी, 4 दिन बाद उनको इंसाफ मिला और जेबीकेएसएस के लोग वहां खूंटा गाड़ कर खड़े थे। तो ये चीज हम लोग पारदर्शिता से कर रहे हैं, यानी हम लोग सबके सामने कर रहे हैं कि हम लोग कर क्या रहे हैं। लेकिन इससे पहले क्या होता था कि पता ही नहीं चलता था कि टेबल टॉक कहां होता है, बात किससे किया जाता है। अब तो लोग ये भी जानते हैं कि एचआर होता है, एजेंट होता है, जीएम होता है, तो थाना के लोग होते हैं, इस प्रकार से मीटिंग होती है, इस प्रकार से टेबल टॉक होता है। तो हमने क्या किया है कि एक पारदर्शिता को लाने का काम किया है। और पारदर्शिता क्या होती है? एक विश्वास का काम करती है। इसके कारण लोग हमारे साथ विश्वास के साथ जुड़ने लगे हैं और उसका परिणाम है कि हम लोग अच्छा रिजल्ट भी कर रहे हैं। और जो हमारी हैसियत है अभी जितनी, क्योंकि हम लोग संवैधानिक पद में नहीं है, उस हैसियत से दुगुना बढ़ के आज हम लोग झारखंड के मजदूरों के हित की बात करें, छात्रों के हित की बात करें या अन्य जो शोषित लोग हैं उनके हित की बात करें, हम लोग काम किए हैं। अभी तक गिरिडीह प्लांट के लिए क्या किए? देखिए, सीएनटी का उल्लंघन मुख्यमंत्री इसलिए करना चाहते हैं क्योंकि मेरे भाषण को उन्होंने भी सुना है कि एक आदिवासी का जमीन आदिवासी खरीदेगा, लेकिन थाना के अंदर खरीदेगा। और मुख्यमंत्री क्या किए हैं कि थाना के बाहर जमीन खरीदे। थाना नहीं, वो तो जिला के बाहर खरीदे हैं। घर उनका रामगढ़ है, जमीन उन्होंने खरीदा है कहां? गिरिडीह में, धनबाद में, बोकारो में, दुमका में और बहुत सारे जिलों में खरीदा है। तो ये क्या है, वो अपने आप को बचाने के लिए बाकी आदिवासियों को बलि चढ़ाना चाहते हैं, सीएनटी का उल्लंघन करना चाहते हैं। और अगर सीएनटी जैसे जैसे कमजोर होगा, आदिवासी मूलवासी का रक्षा कवच टूटेगा और यहाँ के लोग लगातार भूमिहीन हो जाएंगे, पलायन होंगे और फिर जो एक शब्द होता है गुलगुलिया बोलना नहीं चाहिए, उसी दशा में जीवन यापन करेंगे। आपका सवाल था गिरिडीह का। देखिए, गिरिडीह की जनता जब तक आंदोलन नहीं करेगी, क्योंकि हमारे यहाँ 24 जिला है, 264 प्रखंड है, 32 शहर गांव है, 32 शहर समस्या है। स्थानीय लोग जब तक मजबूत नहीं होंगे, स्थानीय लोग जब तक नेतृत्व नहीं करेंगे, जरा मत आगे क्या करेगा बताइए। स्थानीय लोग मजबूती के साथ आगे बढ़े, हम आपके साथ हैं। जेबीकेएसएस क्या करेगी? पूरे झारखंड में अपनी पार्टी को उतारेगी? हाँ, हम लोग देखिए लगभग मैक्सिमम लोकसभा की सीटों पर, क्योंकि हमें लगता है कि बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं जो केंद्र के मुद्दे हैं, केंद्र तक हमारी आवाज जाना चाहिए। नेशनल मीडिया में हमारे मुद्दे गौन होते हैं, तो जब हमारा एमपी जीत के जाएगा तो मुझे लगता है केंद्रीय मीडिया के सामने, नेशनल मीडिया के सामने हमारा स्थान मिलेगा। और जब हम वहां तर्क के साथ अपनी बातों को, बाकायदा डाटा कलेक्शन के साथ जब अपनी बातों को रखेंगे, बीसीसीएल के आंकड़ों को दिखाएंगे, एचईसी के आंकड़ों को दिखाएंगे, टाटा के कारनामों को दिखाएंगे, बेरोजगारी को दर्शाएंगे और खनिज संपदा की जो लूट मची है, उन चीजों को जब हम लोग प्रेजेंट करेंगे सदन में ले जाकर नेशनल मीडिया हाउस में, तब मुझे लगता है झारखंड के प्रति लोगों का नजरिया भी बदलेगा और लोगों को सच में आभास होगा कि झारखंड एक हमारा छोटा भाई के स्वरूप है, हमारे देश का एक राज्य है, लेकिन उसके साथ इतना अन्याय, उसका उन्हें आभास होगा। और मुझे लगता है तब कहीं ना कहीं एक बेहतर झारखंड के हम लोग बढ़ेंगे। आप सभी लोकसभाओं में चुनाव लड़ेंगे, लेकिन गिरिडीह और धनबाद के लोकसभाओं में ज्यादा आपकी फोकस और सभाएं रहती है। देखिए, सबसे पहली बात इस चीज को आपको जानना होगा कि सबका एक केंद्र बिंदु होता है। नरेंद्र मोदी लाख पूरे देश में चुनाव लड़ते हैं, हेमंत सोरेन लाख पूरे राज्य में चुनाव लड़ते हैं, लेकिन वो बरहेट, दुमका उनका चूंकि बेस है, नरेंद्र मोदी का अभी बनारस को बेस बना के रखें, सबका एक बेस होता है। देखिए, चुनाव का मतलब क्या होता है कि आप शुरुआत एक जगह से होती है, लेकिन जब आगे बढ़ते हैं तो उसका प्रचार फैलता है। आग छोटी सी होती है चिंगारी, लेकिन वो धकते धकते फैलती है। तो हमारा बेस कहीं ना कहीं धनबाद, बोकारो, ये सर्वमान्य है, ये सर्वविदित है। तो हम लोग अपने बेस में है और बेस के आधार के बाद हम लोग बढ़ रहे हैं। ऐसा नहीं है कोडरमा लोकसभा में है, फिर हम लोग कुछ दिन बाद दुमका लोकसभा में दिखेंगे। लगभग 20 जिलों तक हम लोग पहुंच चुके हैं। उम्मीदवार की घोषणा कब तक होगी? उम्मीदवार की घोषणा मैंने नए साल के स्टार्टिंग में हो जाएगी। पेपर लीक के बारे में कहां से चुनाव कौन सा विधानसभा होगा? पेपर लीक के बारे में हम ये कहना चाहेंगे कि छात्रों के साथ इस राज्य में लगातार छल कपट किया जा रहा है और इसका कारण है कि जो लोग कभी छात्र जीवन में फेलियर रहे हैं, जो लोग कभी छात्र जीवन में मेहनत नहीं किए, संघर्ष नहीं किए, वे लोग नेता मंत्री बने हैं। 11 में 5 को नॉन मैट्रिक है,
तो छात्र की दर्द को वही ना जानेगा जो हजारीबाग के 10 बाय 10 के रूम में अपने शरीर को गलाया है, जो घर से चावल ले जाके रांची के हॉस्टल में पढ़ा है। आप मंत्री किनको बनाए हैं? जो 5वां पास किए हैं। तो छात्रों के साथ खिलवाड़ इसलिए हो रहा है कि पढ़े लिखे गवर्नेंस यहाँ नहीं है। तो जी छात्रों को अब ये भी सोचना होगा, आंदोलन भी करना होगा और पॉलिटिक्स के बारे में भी उन्हें अपनी सोच को मजबूत करना होगा। जयराम तो कहाँ से चुनाव लड़ेंगे? देखिए हम चाहेंगे उसके लिए आप मीडिया जगत के बंधु हैं, देव जी हैं, आप एक सर्वे कीजिए। का आंकड़ा बता रहा है ये कि हजारीबाग, कोडरमा, गिरिडीह और धनबाद और रांची, ये जगहों पे जो है, इन जगहों पे आपका मजबूत संगठन दिख रहा है। तो इनमें कहाँ आप करेंगे? देखिए हम लोग अभी उम्मीद करते हैं कि हम लोग पहाड़ वाले हैं, तो पारसनाथ पहाड़ है, झुमरा पहाड़ जहाँ है देखेंगे। मतलब साफ साफ जाहिर कर रहे हैं कि गिरिडीह लोकसभा में आपकी तैयारी चल रही है। देखिए अगर आप रांची का रिपोर्ट ला के देंगे तो देखेंगे राजधानी भी कोई बुरी नहीं है। क्या जयराम माना जाएगा कि गिरिडीह से तैयारी चल रही है? देखिए तैयारी जनता कर रही है। हमने पहले ही कहा है कि देखिए हम लोगों ने कि हम लोग थोपा हुआ लीडर नहीं बोलेंगे, बनेंगे। जनता जहां चाहेगी, हमें जहां उतारेगी हम लोग उतर जाएंगे। तो अगर जनता चाहेगी तो कोडरमा से ही लड़ देंगे। अभी आप कोडरमा लोकसभा क्षेत्र में हैं। कोडरमा लोकसभा अभ्रक की नगरी बोली जाती है। यहाँ का पलायन का मामला बहुत ज्यादा है। तो आप किन मुद्दों? देखिए इसके लिए माइंस एक्ट में आपको सुधार करने की आवश्यकता होगी, लेबर एक्ट में आपको सुधार करने की आवश्यकता होगी, और ये सेंट्रल विषय है। तो सेंट्रल में जब तक कोई तर्क से, देखिए सबसे बड़ा चीज है आज नेताओं का आप बयान देखते हैं, क्या बयान होता है? हिंदू मुस्लिम पे बयान होता है, इंडिया पाकिस्तान में बयान होता है। तो ऐसे बयान नहीं होने चाहिए, तर्क होना चाहिए। किसी भी पॉलिसी पे अगर चर्चा करें तर्क होना चाहिए। तो आज तक मेरा मानना है कि झारखंड में कोई लीडर का माइंडसेट ऐसा है ही नहीं जो तर्क से वहां प्रेजेंट कर सके कि झारखंड की समस्या क्या है। तो झारखंड की समस्याओं को जब वो रिप्रेजेंट करेगा, लॉजिकली रिप्रेजेंट करेगा, जब माइंस एक्ट की बात करेगा, जब लेबर एक्ट की बात करेगा, जब डिस्प्लेसमेंट एक्ट की बात करेगा, तो मुझे लगता है कि जो समस्या आप अभ्रक की बता रहे कोडरमा में, वही समस्या कोयला की धनबाद में, वही समस्या गिरिडीह की पत्थर में है। तो ये सारी समस्याओं का समाधान होगा। इसलिए हम लोग दिल्ली की ओर रुख कर रहे हैं। जयराम तो सभा करते करते थक गए कि लाइव आकर कहते हैं कि अब सभाएं रोकनी नहीं, थक नहीं गए, हम बीमार हैं और एक छोटा सा बीमारी हम पॉजिटिव पाए गए हैं और हम चाहेंगे कि वो सार्वजनिक नहीं करवाइए। आप चाहेंगे तो डॉक्टर का रिपोर्ट मेरी जेब में है, दवा मेरी गाड़ी में है, आपको दिखा सकते हैं। लेकिन इसीलिए, और मैं कुछ दिन बाद थोड़ा सा हम लोग एक कह रहे हैं कि जयराम मातो के पास नीति नहीं है, बस वैसे ही चलता है। क्या? अच्छा एक बात बताइए, तो मीडिया लोग हैं, कुछ लोग ये बात अब क्यों सुनना? हमने तो सारी नीति आपके सामने रिप्रेजेंट कर दिया कि हम क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे। आप डिबेट कीजिए, आप मीडिया लोग आपस में बैठ के डिबेट कीजिए। आंकड़ा लगा रहे हैं लोग कि कहीं ना कहीं आप किसी राष्ट्रीय पार्टी के साथ सम्मिलित हो रहे हैं। नहीं नहीं, राष्ट्रीय पार्टी के साथ सम्मिलित नहीं होंगे। हम लोग इंडिपेंडेंट रहेंगे, झारखंड के मुद्दों के साथ रहेंगे। नहीं तो फिर देखिए माननीय प्रधानमंत्री आए थे लेकिन 1932 में बात नहीं कर पाए, चुपचाप। अभी तक आपका डेडिकेटर्स का रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है, पार्टी का लोगो नहीं आया है, सिंबल नहीं आया है, तो लोग यही समझ रहे हैं। अरे कोई पार्टी को उठा लेंगे, बहुत सारी पार्टी जमीन के नीचे दफन है। 1932 जेबी कैसे लागू किया? देखिए उसके लिए आपको कम से कम 2 घंटा का चर्चा करना होगा, जो अभी पॉसिबल नहीं है। उसके लिए हमारे पास 4-5 कॉलम होंगे, जिनमें आपका 32 का खतियान आएगा, जिलों का अंतिम सर्विस सेटलमेंट आएगा, हुक्मनामा आएगा, पट्टानामा आएगा, भाषा संस्कृति आएगी, राजपट्टे पत्रिकाएं आएंगी। तो बहुत सारे ऐसे विषय हैं जिनको चर्चा करने के बाद कॉलम 1, 2, 3 के आधार पर हम लोग स्थानीयता को तय कर सकते हैं। लोकसभा को लेकर झारखंड की सारी समस्याओं के लिए युवाओं का हाथ सबसे आगे होता है, तो युवाओं को खास करके क्या पैगाम देना चाहिए? देखिए युवाओं को पैगाम यही देना चाहिए क्योंकि आंदोलन का शुरुआती युवाओं से हुआ था। हम लोग अगर जाते हैं सत्ता में बैठते हैं, अगर गिरिडीह लोकसभा से हम जीत कर जाते हैं, तो सबसे पहली बात है देश के प्रधानमंत्री जो भी उस समय आते हैं उनसे सवाल होगी कि भाई आपके 2 करोड़ का नौकरी कहाँ है, आपके पास जो रोजगार देने की आपने बात किया तो वो कहाँ है। हम ये सवाल करेंगे कि तरक्की और उन्नति का मतलब ये नहीं होता है कि अडानी की पत्नी 3 लाख की साड़ी पहने। तरक्की का मतलब ये होता है जब एक आम व्यक्ति की पत्नी अपने गठरी में इतना पैसा रखे कि जो बाजार का सामान है उसे खरीद पाए। जिस तरह से जेबी कैसे जयराम का लहर होता है गिरिडीह में देखने को नहीं मिला, जयराम को आगे नहीं कर रहे, नहीं ये गलत बात है। बहुत सारे आदिवासी चेहरे हमारे साथ है, कंधा से कंधा मिला। नहीं बिल्कुल स्वागत है। ऐसी एक बात बताइए किसको, ये खुला मंच है, खुला मंच है। अगर आप आज चूंकि मान के चलिए आप माइक पकड़े हैं, अगर आप हमको बोलते चिट्ठी में लिख के कि 2 शब्द मंच से रखेंगे, आपको मना करते हैं? खुला मंच है, आप आइए, स्वागत है, आप आइए, स्वागत है। जेबी कैसे और जयराम का जो लहर है गिरिडीह में देखने को नहीं मिला, इसका क्या कारण? नहीं बिल्कुल किसी ने देखने को मिला, शानदार लहर है। हम लोग विचारधारा है और अब हम लोग नुक्कड़ सभा में तब्दील हो चुके हैं। अब बड़ी सभाएं नहीं होंगी ये तो हमने अब देखिए हमारे जो टैगलाइन उनमें बदल चुका है। अब बदलाव संकल्प सभा नहीं, अब जन आशीर्वाद जनसभा है। ये एक यात्रा पे निकले। अपना जो टैगलाइन जो बोल रहे हैं कि बदल रहे हैं, कल दिन में ये नहीं हो कि आपकी जो मैनिफेस्टो लेकर आ रहे हैं मैनिफेस्टो और ये अलग विषय, मैनिफेस्टो अलग विषय होता है और हाँ ये वो बदलते समय से बदलते रहना चाहिए, वो अलग विषय। जैसे एक तरीका होता है,
अब हम लोग मान के चले गांव गांव जाएंगे, डोर टू डोर जाएंगे, तो बदलाव संकल्प सभा नहीं ना होगा। बदलाव का मतलब बहुत विशाल सभा, एक 4-5 जिलों के लोग आना। क्या मतलब है? जन आशीर्वाद का मतलब जनता से आशीर्वाद लेना, बातचीत करना, आई कांटेक्ट के साथ बात करना, जैसे आपसे हम बात कर रहे हैं। अब 45 दिन का छुट्टी लेने वाले हैं तो